फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी एसएसटी में चैप्टर 7 अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया था, यानी ये युद्ध करना उसके मन में ऐसा विचार आया कि जिसके वजह से उसने युद्ध करना बंद कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। शेरों वाला स्तंभ, यह शीर्ष स्तंभ यह है। ठीक है, ये अशोक का ही है चिन्ह। हम जिन शेरों को का जो चित्र होता है वो रुपए और पैसे पर देखते हैं, लेकिन इसका लंबा इतिहास है। उन्हें उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है। ये जो है पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक कौन? अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह समझा जाए कि राज्य को उसके साम्राज्य क्यों कहा गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य का नाम जो है कौटिल्य है, ठीक है, के नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पर यानी किताब पर मिलते हैं। ठीक है, वंश, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें ही एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन से? चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये 3 लगातार जो है ये चला, यानी वंश चला, मौर्य वंश चला। ठीक है, आगे चलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, अब यहाँ नीचे उसमें दिखाया जाएगा। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। जो तक्षशिला था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए एक मार्ग था आने जाने का। दूसरी तरफ था उज्जैन, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत के लिए ये आने जाने का मार्ग पड़ता था। ठीक है, मध्य भारत जैसे इलाके में ज़्यादातर हिस्सा क्या था? जंगलों से भरा था और वहाँ लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार से करके अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से नीचे दिए गए ये जो वो है मानचित्र उस पर दिखाया गया है। ठीक है, इस मानचित्र में मौर्य साम्राज्य से संबंधित उस युग के प्रमुख नगर और जहां अभिलेख जो है कि प्राप्त का स्थल है वो दर्शाए गए हैं। लाल जो कलर है, ठीक है, वो अभिलेखों से के प्राप्ति के स्थल बताए गए हैं और महत्वपूर्ण नगर जो है ब्लू से। तो जैसे ये है जौगढ़, धौली, यारागढ़, ठीक है, यारागुड़ी, ब्रह्मगिरी, मस्की, सन्नाती, सुपारा, गिरनार, ये सब जो हैं रेड वाले ये हैं जहाँ अभिलेख पाए गए हैं। ठीक है, कंधार, मेरठ, टोपरा, ठीक है, ये सब जो है यहाँ है। सारनाथ में भी मिला है। और जो महत्वपूर्ण नगर थे कौन कौन? उज्जैन और पाटलिपुत्र और तक्षशिला, ये 3 थे। ठीक है, ये मुख्य महत्वपूर्ण नगर थे और बाकी जो है ये सब शिलालेख के स्थल हैं। फिर आगे चलते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? अब राज्य और साम्राज्य में भिन्नता देखते हैं। क्योंकि जो साम्राज्य होता है वो राज्यों से बड़े होते हैं। ठीक है, कई राज्य मिल करके एक साम्राज्य बनाते हैं। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए सम्राट को राजा की तुलना में अधिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण उनको बड़ी संख्या में कर जो इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, उनकी अधिकारियों की भी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है,
अब साम्राज्य का प्रशासन, जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन भी किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। जो पाटलिपुत्र था वहाँ पर सीधा नियंत्रण होता था राजा का, ये जो सम्राट होता था। ठीक है। और गांव शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। ठीक है। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर भी नज़र करते थे। ठीक है। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से ये सब पर नियंत्रण करता था। ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत होते थे। इन पर तक्षशिला जैसे या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन भी किया जाता था। ठीक है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर किया जाता था। अक्सर जो राजकुमार होते थे वो यहाँ का, यानी जो एरिया होते थे बाकी, उनका गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। ठीक है। ताकि जो है वो कार्य जो है सुचारू रूप से चलता रहे और कोई किसी की देख रेख में हो। ठीक है। इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। जहाँ उस इस जगह की स्थानीय जो परंपराएं हैं, नियम हैं, कानून, उसी को किया जाता था। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए, जो दक्षिण भारत है वो कीमती पत्थरों के लिए और सोने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। नजराना, अब जो है संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब भाई सब लोग पैसे के रूप में तो कर नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दे देते थे। ठीक है। नजराना मतलब वही प्रेम के तौर पे भेंट। ठीक है। आगे चलते हैं। जो स्वेच्छा से देते थे। अब राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी कौन, राजा सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था। ठीक है। उन्होंने मेगास्थनीज यानी ने जो कुछ देखा उसका उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में विवरण दिया। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ये जो है मेगास्थनीज की पुस्तक से ही लिया गया है। ठीक है। उसने यह एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उसके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं कोई उसकी हत्या न कर दे। ठीक है। उनके खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है। ये इनकी इतनी सिक्योरिटी थी। इसके बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है, जो देखा उसने लिखा। ठीक है। पाटलिपुत्र आधुनिक जो पटना है उसके बारे में कुछ है। यह एक विशाल एवं खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर हैं जो कि लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा हुआ है। जो जो उसने देखा, जहाँ जहाँ टहला, सब चीज़ों के बारे में उसने अपनी पुस्तक में लिखा। आगे चलते हैं। फिर जंगल के कुछ इलाके आते हैं। ठीक है। वहाँ रहने वाले लोग जो है काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। ठीक है। उनसे यह उम्मीद भी की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी,
लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से वो सुरक्षित भी रहे। अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश भी की थी। ठीक है, अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख थे किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक की जो भाषा थी, अभिलेखी भाषा, वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, अब उसने कुछ अभिलेखों में वर्णन भी लिखा, मतलब अपना जनता के लिए कुछ शब्द भी कहे, उसको उसका कुछ अंश है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अपने एक अभिलेख में उसने कुछ बात कही है, जैसे राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। जब वो राजा बना उसके 8 साल बाद उसने कलिंग विजय की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों, मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या तो अपने प्रियजनों को भी खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक का कलिंग विजय, ये कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग है वो तटवर्ती जो उड़ीसा राज्य है उसका प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे युद्ध भविष्य में नहीं करेंगे। ये नीचे जो उत्कीर्ण पालिश वाले पत्थर की मूर्ति है बैल की, ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, ये उस समय की मूर्तिकली का कला का एक नमूना है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी भी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका यह कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। आगे चलते हैं। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति भी की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा भी देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों और पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए थे। उन्होंने क्या किया था कि विभिन्न क्षेत्रों में अपने शिलालेख और स्तंभ पर भी उन्होंने अपना संदेश लिखवाया था। ठीक है, और लोगों ने इनके जो है, ताकि जो है अधिकारी जो है इनके निर्देशों को जनता को भी सुना सके। ठीक है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। कहाँ कहाँ भेजे थे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में। आगे चलते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और तब जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, इसके बदले यदि लोग
दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। अपनी धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत के ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप छोटा आ यानी जो अ है वो अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं, जैसे नीचे दिया गया है। एक है ये ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, ये आ लिखा गया है। देवनागरी लिपि जो हम जानते हैं वो लिखते हैं। बांग्ला में ये आ है, मलयालम में इसे आ कहते हैं और तमिल में ये आ है। ठीक है, तो ये था। आगे चलते हैं। अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य सिर्फ क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह इतनी अधिक चौड़ी है कि इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ तिथियाँ हैं। मौर्य जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी वो 2300 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं रेशम मार्ग सहित व्यापारिक मार्ग। अब ये जो डार्क रेड वाला है, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। ये पूरा जो दिख रहा है लाल वाला, ठीक है, ये था। और इसमें कुछ जो है ग्रीन मार्ग भी हैं। ठीक है, ये नीचे दिया जा रहा है, हल्के मार्ग हैं शायद। आगे चलते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ दिखाया गया है कुछ ग्रीन मार्ग, ये सब जो है। मेन मुख्य पॉइंट ये है, चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी और रोम व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। ठीक है, दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च एवं अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ये इतना था। और एक बात है कि पोडुका जो है दक्षिण भारत में था। ठीक है, पोडुका दक्षिण भारत में, और आरिका मेडू जो है का यह रोमन नाम था। ठीक है, पोडुका जो है उसका नाम अरिका मेडू जो है उसका रोमन नाम था पोडुका। आगे चलते हैं। आगे की बात इसमें देखते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में
ठीक है, भागों में करीब 100 साल तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा। ये हिंद यमन का सिक्का भी है। ठीक है, इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का भी शासन स्थापित हो गया। यानी मतलब मौर्य साम्राज्य जब वो उसका ख़त्म हुआ, ठीक है, वो 2200 वर्ष पहले। उसके बाद पश्चिम और उत्तर में और उत्तर भारत में हिंद यमन का जो है शासन हुआ। फिर बाद में शक जो है आए। ठीक है, उसके बाद इनमें से कुछ राज्य जो है लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने से पराजय नहीं मिली। ठीक है, जब गुप्त शासक जो है आए तो पराजित किए। ठीक है, शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। ये आए 2000 वर्ष पहले। ठीक है, फिर उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद शुंग के बाद कण्व तथा कुछ वंशों बाद ये सब शासन चलता गया, जब लगभग 1700 वर्ष पूर्व हुए गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, ये है कुषाणों का सिक्का। ठीक है, कुषाण का ये सिक्का है। फिर उसके बाद पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। फिर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में शासन कर रहे सातवाहन, जो पश्चिमी भारत और मध्य भारत था, ठीक है, वहाँ सातवाहन वंशों का भी सातवाहन शासक जो थे, ठीक है, वो जो है कर रहे थे। इनके साथ भी कई युद्ध हुए। लगभग 2100 वर्ष पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 वर्षों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित था। ठीक है, 1700 वर्ष पहले। इतिहास दक्षिण भारत में 2200 वर्ष से 18 वर्ष साल पहले क्या था, चोल, चेर और पांड्य ने शासन किया था। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्य की स्थापना हुई थी। फिर आगे चलते हैं। इसके अलावा ये है शकों का सिक्का। इसके अलावा कई राज्य और राजा भी थे। ठीक है, उन्होंने सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है इनके बारे में। ठीक है, जिनमें सामान्य रूप से स्त्री पुरुषों का भी योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग और व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन के रास्तों की खोज की थी, वहीं पश्चिम एशिया में और पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्रों के भी रास्ते खोल दिए थे। ये देखिए नीचे अगर देखा जाए तो ये सातवाहनों का सिक्का है। इनमें मंदिरों, स्तूपों और अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ठीक है, सातवाहनों के टाइम पे नहीं, ये पल्लवों और चालुक्यों के टाइम पे ये सब इनके टाइम से हुआ। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।